हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस और पॉलिटी एंड गवर्नेंस में भी एक इंपॉर्टेंट बिल के बारे में। हाल ही में जो नया या न्यू क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 इंट्रोड्यूस किया गया है, क्या उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं और कुछ क्वार्टर्स ऑफ द सोसाइटी या एक्सपर्ट्स इस बिल के जो डेटा प्राइवेसी या प्राइवेसी का जो ब्रीच पॉसिबली हो सकता है, इस बिल के कुछ एस्पेक्ट्स की वजह से उसको लेके काफी क्रिटिकल भी देखे जा रहे हैं। दोस्तों, आज डिटेल में बात करेंगे कि क्या की प्रोविजंस हैं क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 के, और साथ ही साथ कौन कौन से वो प्रोविजंस हैं जिनको लेके एप्रीहेंशंस है कि कहीं ऐसा तो ना हो कि इन प्रोविजंस को बाद में मिसयूज होते हुए देखा जाए। दोस्तों, किसी भी लेक्चर, किसी भी वीडियो के रिसोर्सेज के लिए आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाएंगे। पहला लिंक इंग्लिश, दूसरा लिंक हिंदी, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, मार्च 28 को ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम श्री अजय कुमार मिश्रा जी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बिल इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में, और बिल का नाम है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। जब यह बिल पास हो जाएगा तो यह स्वीपिंग पावर्स देगा या पुलिस को और प्रिजन अथॉरिटीज को अलाउ करेगा कि वो अब कलेक्ट कर पाएंगे, स्टोर कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल्स, जिनमें आपके रेटिना, आइरिस स्कैन्स भी हो सकते हैं, खासतौर से ऐसे लोगों के जो कन्विक्ट हो चुके हैं, अरेस्ट हो चुके हैं या अभी जो डिटेंशन में हैं। इंट्रोडक्शन स्टेज पे ही जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं शुरुआत से ही इस बिल को अपोज करती आ रही हैं, और उनका कहना है कि कई सारे जो प्रोविजंस इस बिल के वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। साथ ही साथ प्राइवेसी के ऊपर अटैक के तौर पे भी कुछ प्रोविजंस ऑफ दिस बिल को देखा जा रहा है। क्या है ये लेजिस्लेशन, थोड़ा टेक्निकलिटी समझते हैं। जो बिल है ये किस बिल को रिप्लेस करने की डायरेक्शन में लाया जा रहा है, कितना पुराना होगा वो पुराना बिल, बहुत ज्यादा पुराना, 100 साल से भी ज्यादा पुराना। यह बिल रिप्लेस करेगा 1920 के बिल को, जिसका नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920, जो ब्रिटिशर्स ने उस वक्त इंट्रोड्यूस किया। देखिए, 100 साल से ज्यादा से अभी तक हमने इतने आउटडेटेड लॉ को रिपील नहीं किया, रिप्लेस नहीं किया। यह 100 से भी ज्यादा साल पुराना जो 1920 का बिल है, एक्ट है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट, यह अलाउ करता है किसी भी प्रिजनर के फिंगर इंप्रेशन लेना, फुटप्रिंट इंप्रेशंस लेना, उसकी फोटोग्राफ्स लेना, खासतौर से कन्विक्टेड प्रिजनर्स की। इसके अलावा कुछ कैटेगरीज ऐसे लोग जो अरेस्ट हो चुके हैं या नॉन कन्विक्टेड पर्संस हैं, उनके भी कुछ हद तक फिंगर इंप्रेशंस, फुटप्रिंट इंप्रेशंस या फोटोग्राफ्स लेना अलाउ करता है, और यह सब आप कर पाएंगे एक मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे। अभी जो 2022 का नया बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022, इसका जो ऑब्जेक्ट्स और रीजंस का जो कॉलम है वो क्लियरली कहता है कि जो अल्टीमेट एम है इस 2022 के बिल का, वो ये है कि नई मेजरमेंट टेक्निक्स, ऐसी टेक्निक्स जो एडवांस कंट्रीज में काफी साल पहले ही इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, जिससे हम क्रेडिबल और रिलायबल रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकें हमारे खासतौर से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, और ऐसी प्रैक्टिसेस को हम लागू कर सकें हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो वर्ल्ड ओवर पहले से रिकॉग्नाइज्ड हैं या प्रेवलेंट हैं या एक्सेप्टेड हैं। इसके साथ नया बिल यह भी सजेस्ट करता है कि 1920 का जो ओल्ड बिल है, मैं कहूंगा एंटीक बिल है, वो अभी हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड नहीं करता, ऐसे मेजरमेंट्स लेने के लिए प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि 1920s में शायद वो मेजरमेंट्स, वो टेक्नोलॉजी, वो टेक्निक्स उस वक्त डेवलप ही नहीं हुई होंगी। इस वजह से भी बहुत जरूरत है कि हम अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रोबस्ट बनाने के लिए या कन्विक्शन रेट को बढ़ाने के लिए या हमारे सिस्टम को रिलायबल बनाने के लिए जो नए टूल्स हैं, नई टेक्निक्स हैं, नई टेक्नोलॉजीज हैं, उनको भी अब इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इंट्रोड्यूस करें। 4 बड़े चेंजेस आप कह सकते हैं इस बिल के थ्रू इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहला, सबसे बड़ा जो चेंज है वो होगा कि जो डेफिनेशन है मेजरमेंट्स की, अब वो सभी चीजें इंक्लूड करेंगी, जिसमें आपका सिग्नेचर हो सकता है, हैंड राइटिंग हो सकता है, आपका आइरिस और रेटिना स्कैन हो सकता है, फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल्स हो सकते हैं, उनके एनालिसिस हो सकते हैं, और लास्ट में एक वर्ड है एटसेट्रा। अब इसका क्रिटिसिज्म देखिए। क्रिटिक्स का कहना है कि जो वर्ड है एनालिसिस,
ये कहीं बिल में क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है कि किस तरह का एनालिसिस। क्या इसमें डीएनए का एनालिसिस, क्या डीएनए सैंपल्स लेके आप स्टोर कर पाएंगे उसका एनालिसिस। इसके साथ लास्ट में जो वर्ड है ईटीसी एटसेट्रा है, इसका मतलब है कि और भी बहुत सारी चीजें जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो अपनी मर्जी से इस बिल को इंटरप्रीट करके उनको कहीं अनफेटेड पावर्स ना मिल जाए, क्योंकि ईटीसी एटसेट्रा का मतलब है और भी बहुत कुछ, और भी कुछ जो क्लियरली डिफाइंड नहीं है इस बिल में। कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को अनफेटेड पावर दे दे ये बिल और उस पावर को हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कहीं मिसयूज करने लग जाएं और जो अक्यूज्ड है, जिसके ऊपर इल्जाम है, उसके अगेंस्ट ही, उसके डिसएडवांटेज के लिए ही इस बिल के इस प्रोविजन को यूज करना शुरू कर दिया जाए। तो पहला मेजर चेंज, मेजर प्रोविजन, मेजरमेंट्स का जो स्कोप है अब सिर्फ वो थंब इंप्रेशन, फुट इंप्रेशन या फोटोग्राफ तक ही नहीं, अब वो सिग्नेचर, हैंड राइटिंग, आइरिस एंड रेटिना स्कैन, फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल्स और उनका एनालिसिस एटसेट्रा सब कुछ इंक्लूड करेगा। सेकंड, अब ये एम्पावर करता है जो एनसीआरबी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ऑफ इंडिया, जो लाई करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, उसको अलाउ करती है कि वो कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं जो भी मेजरमेंट्स लिए जाएं उनको अगले 75 ईयर्स तक। एनसीआरबी चाहे तो इस डेटा को जो बाकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ भी शेयर कर पाएंगी। तो क्रिटिक्स का यह कहना है कि जो डेटा कलेक्शन होगा, क्योंकि पुलिस करेगी, प्रिजन अथॉरिटीज करेंगी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज करेंगी, वो जनरली फॉल करती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर। तो हो सकता है यूपी की पुलिस, वेस्ट बंगाल की पुलिस, दिल्ली की पुलिस, राजस्थान की पुलिस, पंजाब की पुलिस, कर्नाटक की पुलिस, तमिलनाडु की पुलिस, पौंडीचेरी की पुलिस वो डेटा कलेक्ट करें, लेकिन वो सभी स्टेट्स का डेटा आ जाएगा एक सेंट्रल रिपोजिटरी में जो एक्चुअली रिपोर्ट करती है यूनियन होम मिनिस्ट्री को, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो क्या इसको फेडरलिज्म का भी वायलेशन के तौर पे इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को देखा जाए? तीसरा, यह बिल अब एम्पावर करता है कि कोई भी मैजिस्ट्रेट या जो डेजिग्नेटेड मैजिस्ट्रेट होंगे वो किसी भी पर्सन को अपनी वाइटल डिटेल्स देने के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब सिर्फ उन्हीं लोगों को डायरेक्ट करना जरूरी नहीं जो कन्विक्टेड हैं हीनियस क्राइम्स में। अभी तक सिर्फ आप उन्हीं को कह सकते हैं, मैजिस्ट्रेट भी उन्हीं को कह सकते हैं जो या तो किसी क्राइम में कन्विक्ट हो चुके हैं या हीनियस क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं। लेकिन अब मैजिस्ट्रेट किसी थर्ड पर्सन को भी अपनी वाइटल डिटेल्स देने के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। चौथा मेजर चेंज, अब यह एम्पावर करेगा पुलिस को और प्रेसिडेंट ऑफिसर्स को, खासतौर से हेड कांस्टेबल लेवल तक, कि वो चाहें तो ऐसा कोई पर्सन जो अपनी वाइटल डिटेल्स देने से मना कर दे उसको फोर्स करके उसकी वाइटल डिटेल्स को ले सकते हैं। तो ये चार बड़े चेंजेस, कुछ और चेंजेस की भी बात हो जाए। जैसे जो बिल है ये सिर्फ ऐसे लोगों पे नहीं जो अरेस्ट हो चुके हैं, कन्विक्ट हो चुके हैं, जिनको सजा हो चुकी है, यह बिल उन पे भी अप्लाई करेगा जिनको सिर्फ प्रिवेंशन डिटेंशन के तहत ही डिटेन किया हुआ है। मतलब जहां सस्पिशन है कि ये लॉ एंड ऑर्डर ब्रीच कर सकते हैं, सिर्फ एज ए प्रिवेंशन ही उनको रोका हुआ है, तो उनके ऊपर भी इस बिल के प्रोविजन सारे लागू होंगे। उनके भी आप मेजरमेंट्स ले सकते हैं, उसको भी आप स्टोर कर पाएंगे। इसके अलावा जो बिल है ये ऑथोराइज करता है वाइटल डिटेल्स लेने के लिए अदर पर्संस, मतलब सिर्फ वो लोग नहीं जिनको क्रिमिनल मैटर्स में इन्वेस्टिगेट किया जाए, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान और भी नाम सामने आते हैं तो उनके भी वाइटल डिटेल्स को कलेक्ट कर पाएंगे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। लेकिन एक लकूना या क्रिटिसिज्म इस बिल का यह है कि जो अदर पर्संस हैं इसको बिल में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, और इस वजह से हो सकता है इसका एम्बिट या इसका स्कोप या जुरिस्डिक्शन जो कन्विक्ट्स हैं, अरेस्टेड पर्सन्स हैं या डिटेनीज हैं, उनके अलावा भी नॉर्मल रेगुलर पर्सन्स पे भी एक्सटेंड कर दिया जाए, जिनका हो सकता है प्राइमा फेसी उस केस से बहुत ज्यादा लेना देना ना हो। जो बिल है अगर आप उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो वो सजेस्ट करते हैं कि लीगल सैंक्शन लेना पड़ेगा ऐसी डिटेल्स इकट्ठा करने के लिए, और इसके थ्रू हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको ज्यादा एफिशिएंट बना पाएंगे, उसको ज्यादा एक्सपीडिशियस बना पाएंगे, और जो लो कन्विक्शन रेट्स हैं इंडिया के उसको हम बेटर कर पाएंगे। आप ऑपोजिशन मेंबर्स देख लें तो शुरुआत से वो कहते रहे हैं कि जब आप कह रहे हैं कि अदर पर्संस की भी वाइटल डिटेल्स आप ले लेंगे, अगर वो मना करते हैं तो एक हेड कांस्टेबल से ऊपर की रैंक का कोई भी ऑफिशियल उनको फोर्स कर पाएगा। इसके अलावा
एटसेट्रा में आपने डिफाइन नहीं किया। एनालिसिस का मतलब क्या टाइप का एनालिसिस, डीएनए एनालिसिस, कब स्टोर कर सकते हैं, कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो कई सारे क्वेश्चंस को लेके अभी भी जो हमारी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कुछ क्वेश्चंस उठा रही हैं, खासतौर से ब्रीच ऑफ प्राइवेसी को लेके। अब क्वेश्चन माइंड में यह आ जाता है कि बड़े इंटरेस्टिंग प्रोविजंस, इस बात पे मुझे लगता है कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है बहुत ही आउटडेटेड है, ऑब्सोलीट है और काफी हद तक इनइफेक्टिव है, अनफॉर्चुनेटली। तो सभी को इस बात की जरूरत महसूस होती है कि हमें हमारा जो 1920 का इतना ऑब्सोलीट आउटडेटेड बिल है उसको डेफिनेटली रिन्यू करना ही चाहिए। और मुझे लगता है यही ब्यूटी है डेमोक्रेसी की कि बहुत सारे अच्छे प्रोविजंस, कुछ जो गैप्स दिखाई दे रहे हैं एक्सपर्ट्स को या अपोजिशन पार्टीज को, उनको उठाया जा रहा है और सभी की उम्मीद है कि गवर्नमेंट उनको पूरी तरह एक्नॉलेज करेगी, संज्ञान में लेगी और उन गैप्स को फिक्स करेगी, एड्रेस करेगी, या जरूरत पड़ी तो फ्यूचर में अमेंडमेंट्स भी लाए जा सकते हैं ताकि ऐसे गैप्स को या ऐसे इश्यूज को टाइमली प्लग किया जा सके। अब एक और क्वेश्चन, क्या यह पहली बार हो रहा है कि इस तरह का नया बिल लाया जा रहा है 1920s का जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट है उसको रिप्लेस करने के लिए? ऐसा नहीं है। इनफैक्ट 2021 में कर्नाटक असेंबलीज ने अपना खुद का द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स कर्नाटक अमेंडमेंट बिल 2021 इंट्रोड्यूस किया और इसके थ्रू वो चाहते थे कि जो ऑल इंडिया बिल है द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स 1920 एक्ट, इसको रिप्लेस करके स्टेट में अब और नई चीजों को, जैसे ब्लड सैंपल्स को, डीएनए को, वॉइस को, आइरिस स्कैन्स को, इनको भी अब मेजरमेंट की कैटेगरी डेफिनेशन में लाया जाए, जिसके थ्रू हम इफेक्टिवली सर्विलांस कर सकें या ब्रीच हो पीस एंड क्राइम की उसको हम रोक सकें। और कर्नाटक का ये बिल द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स कर्नाटक अमेंडमेंट बिल 2021 ये एम्पावर करता है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस कि वो अगर चाहें तो मजिस्ट्रेट के अलावा खुद भी ऑर्डर कर पाएंगे इन सारे मेजरमेंट्स के कलेक्शन को लेके। और उसका मेन लॉजिक रहा कि बहुत बार होता है जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट्स होते हैं काम की वजह से ओवरबर्डन होते हैं, तो डिसीजन लेने में डिले हो सकता है और उनके वर्कलोड को घटाने के डायरेक्शन से एक पैरेलल पावर दे दी गई एसपी को और डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी। इसके अलावा कर्नाटक का जो बिल है उसके जो प्रोविजंस हैं वो 1920 के जो मेन एक्ट के प्रोविजंस हैं उनको क्योंकि रिप्लेस करता है, और 1920 का क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का बिल है, एक स्टेट कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के बिल के अगेंस्ट नहीं जा सकती। इस वजह से कर्नाटक असेंबली में तो वो बिल पास हो गया, लेकिन उसके बाद ऑनरेबल गवर्नर ऑफ कर्नाटक ने उसको रिजर्व कर लिया प्रेसिडेंशियल एसेंट के लिए। मुझे लगता है पॉलिटी का बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कोई बिल बना देती है और स्टेट अगर उस बिल से हटकर कुछ और करना चाहता है, अपना कुछ और बिल लाना चाहता है, तो वो बिल्कुल अपनी असेंबली में पास तो करवा सकता है, लेकिन जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली उस पर्टिकुलर बिल को अपना एसेंट नहीं देंगे तब तक वो बिल उस स्टेट में लागू नहीं हो पाएगा। सिंपल रीजन है क्योंकि वो डिफर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल है जो पूरे इंडिया पे लागू है उससे। अगर ऐसा बिल आप लाना चाह रहे हैं जिससे रिलेटेड कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का बिल नहीं है, तब आपको कोई इशू नहीं है, आप असेंबली में पास करवाएंगे, ऑनरेबल गवर्नर का एसेंट मिलेगा और वो एक लॉ बन जाएगा। लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट पे जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑलरेडी लॉ है उससे हट के या उसको वॉयलेट करते हुए या डिफरेंट प्रोविजंस के साथ आप कोई बिल लाना चाहते हैं, असेंबली में पास करवाइए, ऑनरेबल गवर्नर के पास भेजिए, ऑनरेबल गवर्नर उसको रिजर्व करेंगे प्रेसिडेंट के एक्शन के लिए, उसके बाद ही वो लॉ बन पाएगा आपके स्टेट के लिए। तो जब 2021 का ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स कर्नाटक अमेंडमेंट बिल लाया गया, ऑनरेबल गवर्नर ने उसको रिजर्व किया ऑनरेबल प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए, उसके बाद ये चला गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के पास, उसके बाद ये इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन के लिए चला गया और अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने इसको क्लियर नहीं किया है ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास भेजने के लिए। लेकिन बीच में ही नया डेवलपमेंट कि ये 2022 का जो सेंट्रल गवर्नमेंट बिल ला रही है ये पूरे इंडिया पे लागू होगा। इस वजह से 2021 का जो कर्नाटक असेंबली का बिल रहा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स कर्नाटक अमेंडमेंट बिल 2021, अब उसकी शायद जरूरत ही महसूस ना हो। अब ये जो नया बिल है ये स्टेट्स को एम्पावर करता है कि जिस टाइप के रूल्स हैं इस पर्टिकुलर एक्ट के अंडर उनको स्टेट्स अपने हिसाब से बना सकती हैं। इसके अलावा
स्टेट्स के पास ये फ्रीडम होगी कि किस तरीके से डिटेल्स को रिकॉर्ड किया जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा, डिसेमिनेट किया जाएगा या डिस्ट्रक्ट किया जाएगा, या और कोई दूसरा मैटर जिसको स्टेट एड्रेस करना चाहती हैं, जिसके रिलेटेड वो प्रोविजंस बना चाहती हैं, वो फ्रीडम ये 2022 का बिल अब अलाउ करता है स्टेट्स को। तो ये तो रहा कर्नाटक का एक एग्जांपल। इसके अलावा तमिलनाडु ने भी 2010 में एक बिल इंट्रोड्यूस किया, पास करवाया और नोटिफाई होकर आज तक वो इन फोर्स है, जिसका नाम रहा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स तमिलनाडु अमेंडमेंट्स एक्ट 2010। जो एक्ट है वो पुलिस को पावर देता है ब्लड सैंपल्स ड्रॉ करने के, बाकी पुराने मेजरमेंट्स के एडिशन में। इसके अलावा जो लिमिटेड कैटेगरीज हैं, सस्पेक्ट्स और कन्विक्ट्स, उनसे भी ये मेजरमेंट्स लिए जा सकेंगे 1920 के एक्ट के एडिशन में। 2010 में ये बिल पास हुआ, 2010 से ही तमिलनाडु में ये बिल आज भी इन फोर्स है। मार्च 28 को जब ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम श्री अजय कुमार मिश्रा जी ने इस बिल को, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 को इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में, जब यह बिल पास हो जाएगा तो पुलिस और प्रिजन अथॉरिटीज को यह पावर देगा कलेक्ट, स्टोर और एनालाइज करने की फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल, जिसमें रेटिना, आई स्कैन्स हो सकते हैं कन्विक्टेड, अरेस्टेड एंड डिटेन पर्संस के। इसके अलावा ये जो बिल है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन या प्रिवेंटिव डिटेनीज या प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज पे भी इक्वली एप्लीकेबल होगा। दोस्तों, मुझे लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट या न्यू प्रोविजंस ऑफ द बिल आप इसे कह सकते हैं। मुझे लगता है कोई डिसएग्री नहीं करेगा कि 1920s का ब्रिटिशर्स का प्री इंडिपेंडेंट बिल अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं, उसके प्रोसीजर्स को, लॉज को, रेगुलेशंस को। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया इज रैंक्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इनएफिशिएंट, वन ऑफ द मोस्ट लेथार्जिक सिस्टम्स। बहुत सारे लोग हैं सालों तक जेल में पड़े रहते हैं। अगर आप हमारी चैनल पे जाएंगे, जिसमें अगर आप जेल रिफॉर्म्स का लेक्चर देखेंगे, जुडिशियल रिफॉर्म्स के लेक्चर देखेंगे, तो बहुत क्लियर आपको हो जाएगा कि चाहे वो जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत हो या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत हो, इंडिया में मेजर उसकी जरूरत है। मुझे लगता है ये नया बिल, जिसमें बहुत सारे नए मेजरमेंट्स को इंक्लूड किया जा रहा है, एक सेंट्रल डिपॉजिटरी होगी, बाकी लॉ एनफोर्समेंट के साथ डेटा हम शेयर कर पाएंगे, स्टेट्स कोऑर्डिनेट कर पाएंगे आपस में एक दूसरे के साथ, नए टूल्स एंड टेक्निक्स जो वर्ल्ड ओवर पहले से ही इंट्रोड्यूस किए जा चुके हैं, अगर ये नए टूल्स, टेक्निक, टेक्नोलॉजी इंडिया भी यूज करने लगेंगी, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज यूज करने लगेंगी, तो कहीं ना कहीं जो हमारा लैगगार्ड इनएफिशिएंट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो बेटर बन पाएगा, एफिशिएंट बन पाएगा, जल्दी मुकदमे सुन पाएंगे, कन्विक्शन रेट भी हम बढ़ा पाएंगे और हम जस्टिस कहीं ज्यादा केसेस में दिला पाएंगे। वेलकम स्टेप। वहीं जो क्रिटिसिज्म है उसको भी एज ए मैच्योर डेमोक्रेसी हमें एड्रेस करने की जरूरत है अभी, और जरूरत पड़े तो थ्रू अमेंडमेंट्स बाद में भी। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।